बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम इस वीडियो से अपने कोर्स का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में दो बड़े टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिला के पढ़ाए थे, इसी तरह हम यहाँ भी दो टॉपिक्स को मिला के सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारे कोर्स का अगला टॉपिक है। इससे मुतल्लिका दो सवालात बन सकते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह पिछले टॉपिक में हमने पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मुराद है इंशाइया तर्ज के लॉन्ग क्वेश्चन, उसी तरह यहाँ भी हम मुख्तसरन पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मुताबिक, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स लिखेंगे जो कि हम जिस तरह से पहले पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके के मुताबिक। इस टॉपिक के दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको दोनों क्वेश्चंस बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। पहला क्वेश्चन बन सकता है, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के दौर के अहम वाक़यात का जायज़ा पेश करें। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में पेश आने वाले अहम वाक़यात का मुफस्सल जायज़ा पेश करें। अब यहाँ हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ किताबों में ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखे हुए हैं। बाज़ किताबों में वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के दौर के वाक़यात और बाज़ में गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर के वाक़यात के हवाले से लिखे हुए हैं। लेकिन क्योंकि वाक़यात वही हैं तो हम इन दोनों को इस तरह से मिला के पढ़ते हैं कि आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत पेश ना आए। अब इसमें हम आज लियाकत अली ख़ान के दौर के वाक़यात मुकम्मल करेंगे और ज़ाहिर है कि उसमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का दौर भी कवर होता जाएगा, और इस तरह से आपके ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल के हवाले से। उसको फिर हम उस टॉपिक की तरतीब के मुताबिक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौरे वज़ारत के वाक़यात के हिसाब से पढ़ेंगे। इस तरह हम आपके लिए आसानी कर रहे हैं। किताबों में अक्सर ये दोनों अलग अलग लिखे होते हैं, गवर्नर जनरल के दौर और वज़ीर आज़म के दौर, लेकिन यहाँ हम आपकी आसानी के लिए दोनों को मिला के शॉर्ट करके डिस्कस करेंगे। अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के दौर के अहम वाक़यात का जायज़ा पेश करें। इसमें आपने मेन हेडिंग बनानी है लियाकत अली ख़ान का दौरे वज़ारत, 11 सितंबर 1948 ता 16 अक्टूबर 1951 51।
अच्छा, ये जो 11 सितंबर है इसको आप 12 सितंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एक बात से। वो क्यों कंफ्यूज होते हैं? वो इस तरह कंफ्यूज होते हैं कि लियाकत अली ख़ान तो पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उनका जो दौर है वो वैसे तो 15 अगस्त 1947 से शुरू होता है, तो हम यहाँ 11 सितंबर से क्यों शुमार करते हैं, 11 सितंबर 1948 से क्यों शुमार करते हैं? ये बात पहले थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि इससे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ये मसला इस तरह से है कि जब तक कायद आज़म ज़िंदा थे तो गो के लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे, लेकिन कायद आज़म को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़ किए गए थे, यानी अता किए गए थे, सौंपे गए थे, और तमाम अहम मुल्की काम कायद आज़म के मशवरे से कायद आज़म की हिदायत पर होते थे। कायद आज़म की ज़ात ऐसी थी जिस पर हर कोई एतमाद करता था, और जो बात कायद आज़म कह देते थे वह बस उसी तरह उस पर अमल हो जाता था। इस वजह से कायद आज़म की ज़िंदगी में लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म होने के बावजूद कायद आज़म के मातहत की हैसियत से काम करते थे, और हकीकी मानों में पाकिस्तान की बाइख्तियार तरीन शख्सियत कायद आज़म ही थे। लेकिन कायद आज़म की वफ़ात से कायद आज़म की वफ़ात के वक्त से लियाकत अली ख़ान के दौर या लियाकत अली ख़ान के हकीकी दौर का आगाज़ हुआ, जिस वक्त के लियाकत अली ख़ान सही इख्तियारात या वज़ीर आज़म के तमाम तर इख्तियारात अमली शक्ल में अपने हाथ में लियाकत अली ख़ान ने अपने पास इख्तियारात रखे, अपने हाथ में तमाम तर इंतज़ाम मुल्क लिया और ख़ुद फ़ैसले करने लगे। तो इस तरह क्योंकि उनको जो हकीकी ताकत और इख्तियारात थे वो कायद आज़म की वफ़ात के वक्त हासिल हुए, इस वजह से उनका जो दौर है ये 11 सितंबर 1948 से शुमार किया जाता है, यानी कायद आज़म की वफ़ात के वक्त से। और जब तक कायद आज़म ज़िंदा थे तो क्योंकि हकीकी इख्तियारात कायद आज़म के पास थे, इस वजह से वो दौर जो है बावजूद इस बात के कि लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे, लेकिन कायद आज़म ही के दौर की हैसियत से शुमार किया जाता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको 2-3 तरीक़ों से आसान तरीन अल्फाज में ये बात क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आपको पहले आपके माइंड में ये बेसिक पॉइंट अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब इसके बाद सारे की सारी जो हम हेडिंग्स बनाएंगे वो होंगी सब हेडिंग्स, यानी छोटी हेडिंग्स। अब हम मुख्तसरन लियाकत अली ख़ान के दौर के जो अहम वाक़यात थे वो हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का बहैसियत गवर्नर जनरल तकर्रुर। तकर्रुर से मुराद है ताइनात करना, यानी किसी को उसके ओहदे पर कायम करना। कायद आज़म की वफ़ात के बाद जो सबसे पहला अहम फ़ैसला किया गया वो ये था कि गवर्नर जनरल किसको बनाया जाए। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन
गवर्नर जनरल की हैसियत से एक मौजू शख्सियत हैं। चनाचे बहैसियत गवर्नर जनरल ख्वाजा नासिमुद्दीन का तकर्रुर किया गया और उन्होंने अपना ओहदा 14 सितंबर 1948 को संभाल लिया। इस तरह कायद-ए-आज़म की वफ़ात से गवर्नर जनरल का ओहदा जो खाली हुआ था वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के तकर्रुर से पुर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएं, भारत की फ़ौजी जारहियत और देसी रियासतों पर कब्ज़ा। भारत की फ़ौजी जारहियत और देसी रियासतों पर कब्ज़ा। कायद-ए-आज़म की शख्सियत बड़ी ही मुतासिर कुन शख्सियत थी और पाकिस्तान से बाहर भी लोग कायद-ए-आज़म से मरऊब थे। जो ही कायद-ए-आज़म की वफ़ात की ख़बर फैली तो हिंदुस्तान ने बड़ी तेज़ी से फ़ौजी तैयारियां की और बाज़ देसी रियासतों पर एक एक करके फ़ौज कशी कर दी। इनमें हैदराबाद दक्कन की रियासत और जूनागढ़ की रियासत, मनावदर का इलाका ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र है। भारत ने इन सब पर फ़ौजी ताकत से एक एक करके थोड़े थोड़े वक्त के बाद कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान ने इस हवाले से शदीद एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान के एहतजाज को कोई अहमियत नहीं दी गई और भारत ने कब्ज़ा करने के बाद इन रियासतों को अपने सूबों में ज़म कर दिया, जज़ब कर दिया यानी, और अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर लिया। इस तरह कायद-ए-आज़म की वफ़ात के तकरीबन फ़ौरन बाद पाकिस्तान को ये अहम नुकसानात उठाना पड़े, क्योंकि ये रियासतें पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का इरादा रखती थीं। इनके हवाले से तफसीली ज़िक्र हम आगे चल के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएं, भारत की पाकिस्तानी सरहद पर फ़ौज का इज्तमा और पाकिस्तान के दिफा को लाहक ख़तरात। मैं रिपीट करता हूँ, भारत का पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक फ़ौजी इज्तमा आप यूँ कर दें, और पाकिस्तान के दिफा को लाहक ख़तरात। अब एक तरफ तो भारत ने इन रियासतों पर कब्ज़ा किया और दूसरी तरफ कुछ ही अरसा में पाकिस्तान को धमकाने के लिए अपनी फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सरहद के करीब मुंतकिल कर दिया और पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ज़राए से काफ़ी ज़्यादा धमकियां दी जाने लगीं। अब ये बात बड़ी ही अहम थी कि भारत का किसी भी वक़्त पाकिस्तान पर हमला हो सकता है और भारतीय फ़ौज का 90% के करीब हिस्सा पाकिस्तान की सरहद के करीब जमा हो चुका था। इन हालात में लियाकत अली ख़ान ने बड़े जुरतमंदाना अंदाज़ में पाकिस्तान का दिफा करने का अहद किया